हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी 1980s से। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा और फिर हम थ्योरी पे आएंगे। 1980s के अंदर दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस आता है जो जिसकी शुरुआत 73 से होती है, 73 से, और वहां से लेकर 80s तक बहुत सारी दुनिया में इकोनॉमिक कोलैप्स की बात होती है। न्यूयॉर्क बैंकरप्ट हो जाता है, और ये कोलैप्स सोवियत यूनियन में भी हो रहा होता है, ये कोलैप्स अमेरिका में भी हो रहा होता है। तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मौजूद होता है। इसका हल ये निकालती है अमेरिकी हुकूमत। जो कहती है कि यार देखिए, मसला ये है कि जो हुकूमतें हैं वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च रही हैं वेलफेयर के ऊपर, यानी एजुकेशन फ्री या करने की कोशिश कर रही हैं, या वो अस्पताल फ्री दे रही हैं, या जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता था कि आप इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मराद दे रहे हो ताकि मुकाबला कर सकें बैरूनी इंडस्ट्री का। तो ये जो बहुत ज्यादा पैसा हम लगा रहे हैं पब्लिक सेक्टर पे, इसकी वजह से ये बहरान सर आया है। इतने हमारी आमदन नहीं जितना हम हमारा खर्चा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऑस्टेरिटी करनी है, जिसका मतलब है कि हमें हमें अपना खर्चा कम करना है। और इस काम के लिए उन्होंने वो सामने लेकर आए अमेरिकी हुकूमत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, दो मालियाती इदारे, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्होंने सारी दुनिया में नई एक तर्ज की मईशत कायम करनी है जिसमें खर्चा कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, ताकि रियासत के ऊपर से बोझ कम हो जाए। और 1980 में सारी दुनिया के लीडर और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलते हैं और वो एक मुआहदा करते हैं जिसको बाद में कहा जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस। और आज भी हम वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर रह रहे हैं। और तो अब सवाल यह है कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है। वॉशिंगटन कंसेंसस बहुत सिंपल था कि आपने बेसिकली अपनी जो मईशत है उसको प्राइवेटाइज करना है। आपने जो अपनी बैंक्स हैं उनको डीरेगुलेट करना है, वो जिसे चाहें कर्जा दें। तो जाहिर है फिर अक्सर वो इंडस्ट्री को देने के बजाय वो रियल स्टेट में देंगी, जो अमेरिका में हुआ। आपने हेल्थ और एजुकेशन पे फजूल खर्ची नहीं करनी, और आपने कॉरपोरेशंस को, बिजनेस को सपोर्ट करना है ताकि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, बिजनेस को फैसिलिटेट करना है। इसका आइडिया था कि ये ये एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। वो उनका ये मानना था कि अगर हम सप्लाई साइड, यानी हम जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसको फैसिलिटेट करेंगे तो वो ज्यादा सरमायाकारी करेंगे। ज्यादा सरमायाकारी होगी तो फिर ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी तो ज्यादा खानदान खुशहाल होंगे। तो इसको कहता था ट्रिकल डाउन, ऊपर से कतरा कतरा जो है नीचे तक आएगा, ट्रिकल डाउन होगा। हकीकत में क्या हुआ उस पर अभी हम बात करते हैं। और इस सब को करने के लिए जरूरी था कि अगर आपने ये सब चीजें करनी है, अगर आपने ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि आपने तीसरी दुनिया के अंदर ये इस तरह की पॉलिसियां नाफिज करनी है, तो फिर आपको लेबर की ताकत को तोड़ना पड़ेगा। तो यूनियन जो है ये बुरा लफ्ज बन गया। ट्रेड यूनियन हो, लेबर यूनियन हो, आपकी स्टूडेंट यूनियन हो, ये वो टाइम पीरियड है 1980s 70s 80s, जब ये पाबंदियां लगी सारी दुनिया में। पाकिस्तान में भी स्टूडेंट यूनियन पे उसी टाइम पे पाबंदी लगी 1984 में। और जो पहली पहली जगह बनती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है, इस पे आप लोग को अलग से भी पढ़ना चाहिए, हम कभी डिस्कशन भी करेंगे कि जो पहली जगह, जाहिर है अगर आपने इस तरह की इकोनॉमी लेकर आनी है तो आपको जाहिर है फोर्स के जरिए जो जो ऑर्गेनाइज लेबर है उसकी ताकत तोड़नी पड़ेगी। और तीसरी दुनिया में वो ममालिक जहाँ पे प्रो लेबर हुकूमतें हैं या गरीब नवाज हुकूमतें हैं, गरीब दोस्त हुकूमतें हैं, उनको हटाना पड़ेगा। या स्नैन मेरे सूट पे मुझे मुबारकबाद दे रहा है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया, ना इनको पता है कि मैं
सूट वूट नहीं खरीदता। तो खैर ये सो ये चीजें, ये 70s के अंदर जो 70s 80s के अंदर इस पॉलिसी को सामने लाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली कोशिश की, इंटेलेक्चुअली एक एक पूरा कहा, एक आइडिया दिया कि जी हमें इस तरह तब्दील कर लेना चाहिए, नजरियाती तौर पे अब हमें प्रो मार्केट होना चाहिए, मार्केट की फोर्सेस को। साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ मालियाती इदारों को इस्तेमाल किया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बल्कि उन्होंने जो तीसरी दुनिया की अफवाज थी उनको इस्तेमाल किया कि वो अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ कू करें और ऐसी हुकूमत लेकर आए जो वाशिंगटन नवाज हो। तो इसका बहुत बड़ी मिसाल आपको मिलती है चिले में। 1973 में चिले में कू करवाया अमेरिका ने एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, और वहां पे जो लीडर थे अयांदे, उनको मार दिया या उन्होंने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद उसी दिन 4000 लोगों का कत्लेआम हुआ जो ट्रेड यूनियन के लोग थे। और उसके बाद ये एक नई किस्म की एक इकोनॉमिक पॉलिसी उनके ऊपर नाफिज की गई, जिसमें चिले में एक डिक्टेटर आया, एक आमर, जिसका नाम था जनरल पिनोशे, और उसने पॉलिसियां नाफिज की, जिसको शायान अली इलाही साहब रेगनॉमिक्स कह रहे हैं, बिल्कुल यही है। और उनको उस इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए कहा गया कि आप अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो रियासत की कंपनियां हैं, उन्हें प्राइवेटाइज करें और अमरीकी सरमाया के हवाले करें, अपने स्कूलों की फीसें बढ़ाएं, अपने अस्पतालों को प्राइवेट करें, और इस तरह की सारी चीजें जो हैं उनको आप जो रियासती कंट्रोल से निकालें। तो एक बड़े पैमाने पे तब्दीली की बात हुई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर, और वर्ल्ड बैंक के जरिए, और उसका जो मेन जरिया बनी वो तीसरी दुनिया के ममालिक की जो अफवाज थी। और एक टाइम पे कहा जाता था कि अमेरिका में इसलिए क्यों नहीं होता क्योंकि वहां पे अमेरिका की वॉशिंगटन में अमेरिका की एम्बेसी नहीं है। तो क्योंकि ये जो अमेरिकन एम्बेसीज थी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाहे चिले हो, चाहे आपके ब्राजील, अर्जेंटीना, इन तमाम ममालिक में जो यूएस एम्बेसी थी वो बहुत अहम रोल अदा करती थी ये मिलिट्री कूस करवाने के लिए। सो बिल्कुल जो हानिया कह रही है, 70s 80s का ये पाकिस्तान की तरह आपको लगेगा। और फिर ये प्राइवेटाइजेशन की गई और बंदे मारे गए, गायब किए गए। पाकिस्तान के अंदर कई ट्रेड यूनियन के लोगों को उठाया गया 80s के अंदर, जब जनरल जियाउल हक आए थे, और बहुत सारे लोगों को कोड़े मारे गए। यानी ये वो तारीख है जिसके जरिए न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स को, इसको कहते थे नियो लिबरल इकोनॉमिक्स या नियो लिबरलिज्म, कि ये इस तरह की लिबरलिज्म है जिसमें मार्केट को आजाद करेंगे। मार्केट आजाद होगी तो इंसान भी आजाद होगा। तो उम्मीद ये थी इन सब की कि हम अभी जुल्म बेशक कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से सरमायाकार जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो पैसा ज्यादा लगाएंगे। जब वो पैसा ऊपर ज्यादा लगाएंगे तो नीचे नौकरियां ज्यादा बनेगी, जब नौकरियां ज्यादा बनेगी तो खुशहाली आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी सारी पूरे माशरे को इससे फायदा होगा। हुआ असल में क्या, आज हमें मालूम हो रहा है कि एक्चुअली पूरी दुनिया में इस वक्त हजारों इस तरह के, चंद हजार लोग हैं, और अगर आप एक ऑक्सफैम की स्टडी लें तो 8 खानदान हैं जिनके पास 50% वसाइल हैं दुनिया के। 50% वसाइल 8 लोगों के पास, और 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो $2 पे रह रहे हैं, यानी दिन के $2। तो ये इसके बजाय कि सब ऊपर जाते, चले एक को ज्यादा हो जाता है, एक थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। यानी ये इसे कहते हैं अनइवन अनइवन डेवलपमेंट। सो अभी आजकल में एक साउथ एशिया के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई है, मैंने भी उस पर एक चैप्टर लिखा है पाकिस्तान के हवाले से। इनइक्वालिटी जो है वो तारीखी तौर पे सबसे ज्यादा है बरे सगीर के अंदर और दुनिया के अंदर भी।
और उसकी वजह से उसके फिर अपने एक मसाइल है। हम इसके ऊपर जो ये इनइक्वालिटी है उसके ऊपर फिर कभी करेंगे। और दो इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए हुए हैं, एक इंडिया के हवाले से हमजा का है और एक हादिया का है। इंडिया ने भी उसी टाइम पे 89-90 में ये न्यू लिबरल पॉलिसीज अपनाई। उस वक्त एक इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था मनमोहन सिंह, जो बाद में वजीर आजम बन गए। तो उनकी पॉलिसी को कहते थे मनमोहन मिक्स। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया। अगर आपको याद हो 1980s की, अगर 70s 80s की आप फिल्में देखी हैं, अगर आप मेरी तरह बोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छी गाड़ियां नहीं थी, बड़े बंगले नहीं थे। और आपने बॉलीवुड के अंदर भी नोटिस किया होगा कि जो हीरो होते थे वो अक्सर जो जो अमिताभ का 70s का कैरेक्टर है उसे कहते थे एंग्री यंग मैन, कि वो गुस्से में है और वो जो लोगों का आम आवाम का गुस्सा था उसको चैनल करता था। जब ये शिफ्ट आया है 90s के अंदर, मनमोहन सिंह की पॉलिसीज के बाद और न्यू लिबरलिज्म के बाद, उस वक्त एक नई पूरी बड़ी मिडिल क्लास बनी है जिसको शौक है कि वो ने इस तरह की चीजें देखें जिसके ऊपर कंजम्पशन ज्यादा की जा सके, या बाहर के सीन्स हो या ट्रैवलिंग हो। और वो एक नया तरह का हीरो आया जो फिर अगर आपको याद हो मूवी दिलवाले दुल्हनिया, उसमें जो हीरो है वो बहुत अमीर है, उसको किसी चीज के बारे में कोई फिक्र नहीं है, और उसका वाहिद इंटरेस्ट जो है वो जो हेरोइन है वो है, जिसके पीछे वो पंजाब जाता है। वैसे फिर इस तरह का बंदा 70s के अंदर विलन होता। सो ये एक एक बड़ा शिफ्ट आया है, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। और इट्स आल्सो अ शिफ्ट इन व्हाट वी डिजायर। यू नो, लाइक हम 70s में डिजायर था टू बी टू डिजायर एंग्री यंग मैन। 90s तक और फिर 2000s के अंदर द हीरो चेंज्ड। हीरोज वो थे जो दिलवाले दुल्हनिया में थे, या उसमें दिल चाहता है में, या मुझे एक मूवी है जिसमें वो स्पेन चले जाते हैं क्योंकि लाइफ से वो सारे बड़े बोर्ड होते हैं। So this is a fundamental change uh, in the cultural imagination जो ये नई किस्म की इकोनॉमिक्स लेकर आता है। मैं दिलवाले दुल्हनिया के खिलाफ नहीं बोल रहा, मुझे भी अच्छी लगती है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये एक इमेजिनेशन के अंदर चेंज आया है बहुत बड़े लेवल पे, इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, कल्चर के अंदर। और इस पर अभी मैं एंड में फिर आऊंगा कि हमारे यहाँ किस तरह चेंज आया। सो एनीवे, कमिंग टू नाउ वेंडी ब्राउन, और वो इस सब चीज को किस तरह से देख रही है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली तो हमें समझ आ गया। अब हम दो तीन और चीजें देखेंगे कि पॉलिटिक्स और कल्चर पे इस सारी तब्दीली के क्या असरात हैं। यानी कल्चर से मैं मुराद नजरियात भी हैं, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं वो कैसे तब्दील हुआ है सारे मामले में। और तो एक मिसाल मैंने आपको दिलवाले दुल्हनिया की दी, लेकिन इसके अलावा भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए। सो पहली चीज ये है कि हमने देखा कि ये वो दौर है जिसमें कॉर्पोरेट या कैपिटल की ताकत, सरमाए की ताकत बहुत ग्लोबल हो गई है। वो एलन मस्क है तो जेफ बीजोस है तो बिल गेट्स 90s में पहला इस तरह का था आलमी लेवल का कॉर्पोरेट बिलियनर। और ये लोग जो हैं ये ना सिर्फ अरब खरबपति हैं, ये ऑल्सो आजकल के जमाने में हीरोज भी हैं। ये अगर आप देखें कि इन मेनी वेज इनको लोग आइडलाइज करते हैं कि इनके पास पैसे, जैसे हम सब, इनके पास पैसे आने का मतलब है कि हम सब की अचीवमेंट। बहरहाल उस पर भी हम आते हैं, बट इनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। और जो आम आम लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो पहले से भी ज्यादा एटमाइज्ड है, यानी एटम्स की तरह है, अकेले 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 अलग। So the first thing we have to remember about neoliberalism that Wendy Brown tells us is that those in power are more organized than ever before, whereas ordinary people are more disorganized than ever before. And they have been willfully disorganized. उनको disorganize किया गया है जनरल पिनोशे के जरिए, जनरल जिया के जरिए, कोड़ों के जरिए, यूनियंस को तोड़ के। So पहली चीज ये that there is a
जो disparity है between those who are ruling us and those who are at the bottom is massive. दूसरी अहम चीज इसमें यह है कि जो हमें इस सारे अरसे में बताया ये गया है कि हमारी जो जिंदगी है उसमें हमने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। इसके लिए वो एक लफ्ज इस्तेमाल करती हैं वेंडी ब्राउन, रिस्पॉन्सिबलाइजेशन। यानी हम अब कलेक्टिव डिमांड नहीं करते कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ये करे, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हमें साफ पानी दे, नौकरी दे, हमें अच्छी एजुकेशन दे, हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे। वो कहते हैं देखें आप खुद ये सब कुछ करें, ठीक है। आप अपने आप को अगर आप अपने आप को बेहतर पढ़ाएंगे, अगर आप पैसा कमाएंगे तो आपको अच्छा अस्पताल मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आपको अगर आपके पास पैसा है तो आपको पानी भी साफ मिल जाएगा। ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि पानी जो है वो प्राइवेटाइज हुआ है। ये न्यू लिबरलिज्म के अंडर हुआ, ये सरमाया की तारीख में भी नहीं हुआ, ये अब हुआ। सो एवरीथिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू अर्न। हर चीज आपने आपने उसकी प्राइस से आपने खरीदना है। यानी वो कहती है कि व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव टर्न इनटू कैपिटल देमसेल्व्स, जिसके लिए क्लास है कॉर्पोरेट दुनिया में ह्यूमन कैपिटल। मैं और आप सिर्फ इंसान नहीं है, हम सिटीजन भी नहीं है, हम ह्यूमन कैपिटल है। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम ठीक करें, पैसा कमाएं, पैसा कमा के फिर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। यानी अपना अपना सोचें, अपनी क्वालिटीज बढ़ाएं। इसी में एनजीओज भी आ जाती हैं कि जी किसी का नाला ठीक, किसी की टैंकी ठीक करा दी, नाली ठीक करा दी, किसी का कोई छोटी मोटी नौकरी करा दी। बट फंडामेंटल जो चेंज है, फंडामेंटल जो डिमांड है फ्रॉम द स्टेट, दैट एंड्स। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कि अब हमारा सिटीजन का जो आइडिया है, इट इज नो लॉन्गर समवन हु होल्ड्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, but someone who tries to hold oneself responsible. और ये चीज आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। मैं आजकल ये हमारी उम्र के अब लोग के बच्चे हो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ, मेरे कजन्स के साथ मैं भी था, और वो अब जो छोटे बच्चे हैं, यानी बिल्कुल क्या किंडरगार्टन वाले 3-4 साल के बच्चे, उनके जो अच्छे स्कूल्स हैं, वो कजन में इस्लामाबाद में, फिर लाहौर में, फिर कराची में जो स्कूल्स हैं, उनकी जो फीस है वो स्कूल्स की वो तकरीबन 40,000 महीना, 50,000, 60,000, ये 3-4 साल के बच्चे को महाना। तो अब आप देखिए, यानी अब वहां से उसने ओ लेवल तक जाना है, फिर लम्स की भी मेरे ख्याल 6-7-8 लाख है, कुछ तरह से है। और करते करते आप 1.5-2 करोड़ रुपया तो कहीं नहीं गया। और फिर अगर बाहर जाके मास्टर्स करते हैं तो वो करोड़ रुपया अलग। तो ये जो सारा पैसा कोई लगा रहा है बच्चों पे, this is an investment. It is an investment on these students, on your own kids, कि कल को रिटर्न होगा इसका। कोई ये नहीं कहता कि यार मतलब ये चीजें तो फ्री होती थी और अच्छी एजुकेशन होती थी। बहुत गवर्नमेंट स्कूल से सारी दुनिया में बच्चे बहुत अच्छे निकलते थे। जब बुरा होता था तो पेरेंट्स निकल आते थे कि आप अच्छी एजुकेशन दें। आप है कि यार ये मत करो, ये प्रोटेस्ट वगैरह बच्चों के लिए, ये सब चीजें ये ना करो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें अपने फ्यूचर का फिक्र है ना। तुम इंडिविजुअल हो, तुम एटमाइज्ड हो, तुम अकेले हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी जिम्मेदारी, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लो बस। ये कहने में बात बड़ी छोटी लगती है, मगर अगर आपने रूसो वाला लेक्चर सुना था या पुराने कोई भी लेक्चर, जो बुनियाद है सिटीजनशिप की वो खत्म हो गई। एवरी मैन एंड वुमन फॉर हिज और हरसेल्फ। अब कोई कलेक्टिव की सेंस नहीं रही। अब वो अलग बात है, अभी हमने नहीं की कि जिसके ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ जिस बच्चे के ऊपर निकलेंगे उसने माशरे के बारे में क्या सोचना है। और फिर जिस बच्चे पे 3 करोड़ लग रहे हैं और जिस बच्चे पे सारी जिंदगी 50,000 भी नहीं लगे, उनके आपस में जो फर्क होगा उसकी 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 जिम्मेदारी कौन लेगा। इनइक्वालिटी, मैसिव इनइक्वालिटी।
So this she says is part of the contemporary experience. अच्छा, आगे वो कहती है कि इसी की वजह से जो इलेक्शंस हैं इंक्रीजिंगली, वो ऐसी चीज नहीं रहे जिसके अंदर हम सब कह रहे हैं कि हम सब जो हैं बराबर, हम सब शहरी आ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब तो इलेक्शन एक बाकायदा टेक्निक बन चुकी है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, मार्केटिंग की कंपनियां हैं, करोड़ों, सिर्फ लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको मतलब मैंने जो सुना है 5-5 करोड़ भी लगता है, 7-7 करोड़ भी लगता है, इससे भी मुझे लोगों ने 20-20 करोड़ भी बताया है, मुझे नहीं पता कितना अब लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि लोग जब देखते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी सामने है, एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, एक नून लीग का कैंडिडेट है, एक एक पीटीआई का कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट्स जो आते हैं वो अवाम से नहीं आते, वो बड़ी पार्टियां जो है नॉमिनेट करती हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिन्हें उन्हें लगता है कि जो लोग लड़ सकते हैं, बरादरी है, पैसा है, जो भी, तो उसके मुताबिक वो इलेक्शन लड़ेंगे। हम जो जो शहरी हैं, जो वोटर हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास चॉइस होती है उस तरह की चॉइस जैसे एक कंज्यूमर के पास होती है। वी आर नो लॉन्गर सिटीजन्स, वी आर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय अदर्स। अगर हम सिटीजन होते तो हम अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे होते, पार्टीज खुद बना रहे होते, पार्टिसिपेट खुद कर रहे होते, इलेक्शन खुद लड़ रहे होते, लोगों के काम के लिए खुद सड़कों पे निकल रहे होते। बट अब क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, पैसिव है, तो फिर हमें सामने चॉइसेस आ रही हैं, पैसे वाले लोग हमारे सामने कैंडिडेट्स लेकर आ रहे हैं, और वी चूज देम लाइक वी चूज बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला। ये वो मिसाल भी देती है, पेप्सी और कोका कोला की चॉइस, जिसका मतलब वो खास चॉइस नहीं है हमारे पास। पीपल्स पार्टी अच्छी लग रही थी, वोट दे दिया, वोट अच्छी नहीं लगी, हमने पीएमएलएन को दे दिया, पीएमएलएन अच्छी नहीं लगी, हमने पीटीआई को दे दिया। But the fundamental structure is that powerful people, जिनके पास पैसा है, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, जिनके पास बरादरी का वोट है, जो भी, जो एक पावर है, वो हमारे सामने आते हैं, और हमारा हमारा अब है कि हमने इनमें से 3-4 चीजों में से किसको कंज्यूम करना है। दैट्स इट, वी आर कंज्यूमर्स इन दिस डेमोक्रेसी, वी आर नॉट सिटीजन्स, वी आर नॉट पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत बड़ा फर्क है। So this is something that she thinks elections have been reduced to mere consumption of choices। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में इससे भी बुरे हालात हैं। अगर आप लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जरूर देखें, उधर तो इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक नेक्स्ट बात करती है कि जब जब वाकई ही इतने लोग घबराए हुए हों, तो उसमें एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैंने अपने बच्चे पे 2.5 करोड़ लगा दिया है, 3 करोड़ लगा दिया है 10-15 सालों में, जो मैं कभी नहीं लगा सकूंगा। मेरे पास आजकल नौकरी भी नहीं है तो मैं नहीं लगा सकूंगा, लेकिन आप समझे कि जो लोग लगाते हैं उन्होंने लगा दिया। अब वो जाहिर है उनको खतरा है कि यार मेरे बच्चे की नौकरी, मेरे बच्चे का फ्यूचर अब किधर जाएगा। तो होता क्या है, वो कहता है कि इसके कहती है कि इसके बजाय कि लोग कलेक्टिव के बारे में सोचे, वो एक्चुअली जो कमजोर होते हैं, जो वनरेबल होते हैं, जैसे इमिग्रेंट्स हैं, जैसे माइनॉरिटीज हैं, औरतें हैं, जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर, मैं मिसालें आपको इंडिया की दे सकता हूँ। इंडिया के अंदर दलित के कोटे हैं, क्योंकि उनको बहुत तारीखी तौर पे बहुत पीछे रखा गया। इमिग्रेंट्स के जो मसले हैं अमेरिका में, रेफ्यूजीज के जो मसले हैं यूरोप में, हमारे यहाँ जो मसले हैं सबके, वो सारी की सारी जो चीजें हैं, उसमें यह आ जाता है कि ये कमतर हैं कुछ लोग हमसे, और उनको फैसिलिटेट कर रही है रियासत। यानी कोई भी अगर ऐसा फैसला ले रियासत या हुकूमत जो कमजोरों की मदद करे, तो एक्चुअली जो आज के नजरियात हैं इस सारे सिस्टम के, वो रियासत पे उल्टा नाराज हो जाते हैं कि जी कोटा सिस्टम क्यों है, हमारा हमारा राइट बनता है, हमारे बच्चों का राइट बनता है, आप मैक्सिकन को क्यों आने दे रहे हैं अमेरिका में, हमारे गोरों की, हमारे गोरे बच्चों की अभी वो नौकरियां नहीं है,
हिंदुस्तान में ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिल रही, हमें हम दलित को क्यों आगे कर रहे हैं? यानी ये चीज इट्स सो स्ट्रेंज कि जो इक्वालिटी और जस्टिस के जो कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट इट लीड्स टू द हेट्रेड फॉर वनरेबल पीपल। और इसकी बदतरीन मिसाल आपको आज यूरोप में मिलेगी, जहां पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नफरत करते हैं रेफ्यूजीज से। यानी जब बच्चे ग्रीस के अंदर, टर्की के अंदर जो समुद्रों से लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं और डूब गए, बच्चे डूब गए, उनकी तस्वीरें देख के कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, ये हमारी नौकरी छीनने आ रहा था। सो आप देखें कि इंसान को साइकोलॉजिकली कितना डैमेज कर दिया है इस सिस्टम ने, कि वो किसी भी अपने से अलग किसी भी किस्म के शख्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता। बिल्कुल मफलूज, यानी एक तरह से मैं तो कहूंगा ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया इंसान। This level of hatred for the weak, this is part of the system, which leads to the other point, next point, जिसको कहती हैं कि यहां पे मसला एक आ जाता है कि the system is geared towards securitization। securitization क्या हुआ? कहती हैं कि जब हर कोई एक दूसरे से टूटा हुआ है, इसका मतलब है कि एक दूसरे से लोग खौफजदा हैं। The only thing that's common between me and you is that we both are afraid. Fear of the other, fear of difference। और इस तरह की जब स्टेट्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर एक और मुसीबत हो जाती है कि जो भी जो भी चीज प्रिडिक्टेड ना हो, अनप्रिडिक्टेड कोई चीज हो जाए, जैसे एडवेंचर होता है, जैसे नए किसी चीज से मिलना, हाँ, किसी नए इंसान से मिलना जो आपके लिए नई दुनिया खोल दे, चाहे वो आपके पॉलिटिकली हो, चाहे वो इश्क के हवाले से हो, चाहे वो आपका कोई नई एथनिक ग्रुप हो, नई हिस्ट्री हो, नया कल्चर, दिस सेंस ऑफ एडवेंचर, उस सारी सेंस ऑफ नॉवेल्टी, सेंस ऑफ एडवेंचर से आज की रियासतें खौफजदा है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ वो कहते हैं इनोवेशन, नॉवेल्टी, नई नई चीज, स्टार्टअप्स लेकर आए और चीजें करें। सो कहते हैं ज्यादा इन्वेस्ट करें, नई टेक्नोलॉजी। यानी एक तरफ इंसान, जो बायोजेनेटिक्स है वो तो इंसान की बायोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था, वहां कोई पठान और पंजाबी लड़का मिलके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई रीडिंग सर्कल कर ले, तो कहते थे ये तो नाकाबिले कबूल है। कोई लड़की जो है वो अपनी मर्जी से शादी कर ले या जिंदगी बसर करने का फैसला कर ले, नाकाबिले कबूल। कोई गरीब शख्स आ जाए और उसकी दोस्ती हो जाए अमीर इलाके में, वो नाकाबिले कबूल। सो टेक्नोलॉजिकली, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल, हर तरह की इनोवेशन अलाउड है, मगर समाजी रिश्ते जो हैं वो पहले से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, उनमें तफरीक और तासुब बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको नजर आएगा कि हमारे जो शहर हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, सारी दुनिया में शहर जो हैं, वहां पे सिक्योरिटाइजेशन बढ़ रही है। यानी चेक पोस्ट आ रहे हैं, उस मोहल्ले में जाना है, थोड़ा सा पैसे वालों का मोहल्ला है, चेक पोस्ट लगा दिया, उधर जाना है, चेक पोस्ट लगा दिया। किसका खौफ, किससे खौफजदा है? हिंदुस्तान तो नहीं हमला करने वाला इन हाउसिंग सोसाइटीज। मैं कुछ साल पहले दिल्ली में था, वहां यानी 2016 में एक दोस्त की शादी थी, वहां पे भी यही कुछ। पाकिस्तान तो दिल्ली में हमला नहीं करने वाला, गुड़गांव एक जगह है, बस ऐसी। खतरा अपनों से, खतरा यह है कि जिन लोगों से आप अपना फर्क रखना चाह रहे हो, जिन लोगों से आप तफरीक करना चाह रहे हो, आप उनके साथ इंटरमिंगल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि टोटली आप आइसोलेटेड हो, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, आप एटमाइज्ड हो। एटमाइजेशन लीड्स टू फियर, फियर ऑफ द अदर, fear of new encounters, fear of adventure, fear of love,
fear of politics, ये सारी चीजें जो हैं ये पॉसिबल नहीं रहती जब आप इतने खौफजदा हो। सो सिक्योरिटाइजेशन का बढ़ना जो है ये एक एलिमेंट है इसका। लास्ट चीज जो जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि इस सारे सिस्टम में वो कहता है कि हमें कहती है कि हमें इवेंचुअली इवेंचुअली वी फेल टू रियलाइज कि हम जो हमारे अपनी ख्वाहिशात हैं, हमारे अपने आइडियाज हैं, अपने अपनी हमारे जो नजरियात हैं वो भी हमारे नहीं हैं, वो किसी और के हैं। इसका क्या मतलब है? एक बड़ी जबरदस्त उसने बात की और ये और भी लोग करते हैं। और ये वो ट्रम्प के आने से पहले एक बात कर रही हूँ, कह रही कि यार अब तो ये हालत हो गई है कि मुझे अगर बचपन से ये बताया जाए कि तुम्हारा वाहिद मकसद है कि तुमने जिंदगी में आगे निकलना है, तुम्हें खतरा है दूसरों से, यानी अपनों से, पाकिस्तानियों से, अमेरिका में अमेरिकियों से, तुम्हें खतरा है जॉब का जो मामला है, दूसरे जो लोग आएंगे जॉब मार्केट में उनसे, यानी तुम खतरात से घिरे हुए हो। तो मैं मेंटली जो मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी जो ख्वाहिशात होंगी वो मेरी फिर नहीं रहेंगी, वो सिस्टम ने जो मुझे दी है वो बन जाएंगी कि मैं अरबपति बनूं, करोड़पति, जो भी उससे मेरा मुकाबला हो वो आगे ना निकल जाए। और वो एक बहुत बड़ी बात करती है, कहती है ऐसे माशरे के अंदर जहां हर बंदे का जो ख्वाहिश है वो आगे निकलने की हो, वहां पे अगर जमहूरियत भी आएगी, यानी इलेक्शंस भी होंगे, तो वो इवेंचुअली लोग जो हैं वो कलेक्टिव का सोचने के बजाय सिर्फ अपना सोचेंगे, जिसका मतलब है कि दे विल एंड अप वोटिंग अगेंस्ट द कलेक्टिव इंटरेस्ट, वो फैशिज्म को वोट करेंगे। और ये हो रहा है इस वक्त सारी दुनिया में, ट्रंप, मोदी, एर्दोगान, पुतिन, मैं कहूंगा इवन पाकिस्तान के अंदर ये मामला बहुत ज्यादा। यू एंड अप हेटिंग योरसेल्फ, योर ओन कलेक्टिव इंटरेस्ट, क्योंकि आपको अपनी सिर्फ अपनी पड़ी होती है, आप कलेक्टिव का सोच नहीं सकते। जैसे मुखबर होते हैं जो सिर्फ अपना सोच के आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आप हर बंदा वो बन जाएगा। There will be no collective idea of collectivity. Even our desires will be colonized. वो कहती है आज के लोग के जो हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारे जो ख्वाब हैं वो हमारे नहीं, हम ख्वाब भी किसी और के जी रहे। वो यहाँ वो एक जगह पे कहती है कि हमारे हम ये एक्चुअली एक और खातून है सुजैन बकमोरस, बहुत अच्छी बहुत बड़ी थेरिस्ट, कहती है हम ख्वाब भी अपने नहीं जी पाते, हम ख्वाब भी अपने बड़ों के जी रहे। माँ बाप की जो टूटी फूटी ख्वाहिशात हैं, उनके जो प्रेशर्स हैं वो बच्चों पे डाल रहे हैं, वो फिर पैसा लगा रहे हैं, पैसे के ऊपर फिर उनके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने वो कैरी करना है, यानी और फिर जो उनके अपनी ख्वाहिशात, उनको लगता है उन्हीं की अपनी ख्वाहिशात है, बच्चों को लगता है हमारी ख्वाहिशात है, लेकिन उन्होंने इनहेरिट की हैं ये ख्वाहिशात। In that sense, humanity is burdened by the dreams of others. We are not even free to dream. हमारे हमारे जो फ्रीडम के आज के हालात हैं वो ये हैं कि हम ख्वाब भी आजाद तरीके से नहीं देख सकते। दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। सब हम एंड की तरफ जाते हैं, और एंड ये है कि यार हमारी सिचुएशन इस तरह से है कि एक तरफ हमें ये कहा गया कि आप आजाद हो अपने आप को इम्प्रूव करने में, दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि जो पावर आज है वो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में, मिलिट्रीज के अंदर, सिक्योरिटी कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर। सो वी आर फ्री टू improve ourselves
हम अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं, बाकी बाकी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं उन पे ऊपर हम अब बोल भी नहीं सकते, हमारा कोई। सो द big question for us is, what does it mean to be free in a world in which all decisions for us, including the decision to nominate our desires, our dreams, are being made elsewhere by other people? तो इस ऐसे में फ्रीडम का क्या मतलब है? और दूसरा सवाल ये कि जहां पे हमारी ख्वाहिशात भी अपनी नहीं है, वहां पे क्या हम हकीकी मानों में कोई तनकीद भी कर सकते हैं किसी चीज पे? कि जहां हमें पता ही नहीं कि हम हमें जिस मैं, हो सकता है मैं जो अभी बात कर रहा हूं वो भी मेरी बात नहीं है, वो भी किसी और की है। इस हद तक अगर सिस्टम हमारे अंदर आ चुका है तो फिर मुतबादिल की गुंजाइश किधर है? और वेंडी ब्राउन कोई इसका हल नहीं बताती, ये खुद आप लोग को सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो वो कहती हैं अपने काम में बार बार, कि बहुत जरूरी है दो चीजें। एक, कि जाहिर है हमें जो मज़ाहमत हो रही है उसके साथ अपने आप को जोड़ना है। मज़ाहमत के अंदर आपको एक नई दुनिया का तस्वुर नजर आता है। Resistance is the point where an alternative world begins to emerge. So being close to points of resistance is important. चाहे वो ख़वातीन की resistance हो, चाहे वो climate change के खिलाफ हो, चाहे वो Black Lives Matter इस वक्त जो चल रही है वो हो, चाहे वो trade union activists की हो। The only place where we can think outside the system is through those events that happen outside the system, which break the system, or at least disrupt the system. And second, finally, resistance is not enough until and unless we move towards political education. और ये मैं आप सबसे कहूँगा, ये मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है उनकी बात, और मैं आप लोगों को भी पहले भी कहा है, मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ मज़ाहमत या लड़ाई काफ़ी नहीं है, सिर्फ जज़्बात काफ़ी नहीं है। ये सिस्टम इतना पेचीदा हो चुका है कि अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे अपने कमरों में, हॉस्टल्स में, अपने दोस्तों के साथ, ये काफ़ी नहीं है कहता मैं मार्क्सिज्म हूँ, मार्क्सिस्ट हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट, दिस इज़ नॉट इनफ। The key is that you have to also understand how are we being oppressed. अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हो सकता है हम अपने गुस्से के अंदर वही चीजें करें जो हमारी गुलामी का बायस बनती हैं। Inadvertently we prolong our slavery. मिसाल पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन वाली बात है कि वो करप्ट है, वो करप्ट है, हर दूसरे दिन ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। तो वो करप्शन जब भी उसकी बात होती है तो ऐसे तो नहीं है कि बाकी सब करप्ट लोगों को पकड़ लिया जाता है। करप्शन की पूरी बात होती है, जो जो तैयार हो जाता है अपनी अपनी पार्टियों को टारगेट करते हैं। जब पार्टियों के अंदर लोग तैयार हो जाते हैं पार्टियों को छोड़ने के लिए, तो उनको माफी दे के नई पार्टी में ले आते हैं। जुनेजो लीग इस तरह बनी, एक जमाने पीएमएलएन इस तरह बनी, उससे पहले उसके बाद फिर काफ लीग बनी, फिर पीटीआई के अंदर बहुत लोग ले आए। सो एंटी करप्शन बिकम्स अ वे ऑफ डूइंग करप्शन। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे बस उनको लटका दो, इसको लटका दो। करप्शन रुक जाती है, उसकी एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की लिमिट रुक जाती है पापा जॉन्स पे आके। सो आप एक पॉइंट के बाद जाके आपको पता है कि नहीं हो सकती। सो इन दैट सेंस जो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, दे हैव टू देन सी, आर वी बीइंग फूल्ड? कुछ जो लफ्ज हैं जो हमें इमोशंस हमारे सामने ले जाते हैं, करप्शन, एलीट, ये वो सारा, जाहिर है मुझे हम सबको गुस्सा आता है इस चीज पर। लेकिन क्या हमारे हमारे जज्बात को, जो कि सच्चे जज्बात हैं, उनको क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए?
और हकीकी मानों में हम अपने जज्बात को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाकईतन इस सिस्टम से हमें तोड़े, हमें it produces an actual rupture with the system rather than reproducing the system. And for that, we need to think. For that, we need to study. For that, we need to discuss, debate. Critical thinking is essential. Otherwise, we will remain slaves of the system. हम अगले वीक एक और टॉपिक के साथ आएंगे डेमोक्रेसी के ऊपर ही. एक थेरिस्ट हैं शांटल मूव. So till next Saturday, goodbye, and I'll answer some of your questions in the comment section. Khuda Hafiz.